बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वोटिंग हो गई है, 34% वोटिंग हुई है। पिछली बार की अपेक्षा करीब 5-6% कम वोटिंग हुई है। लेकिन इसके बाद भी प्रशांत किशोर के पक्ष में कई एग्जिट पोल्स या वहां के स्थानीय पत्रकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर अभी भी सबसे आगे हैं। अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के इस किले में सेंधमारी कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, आज इसी वीडियो पर चर्चा करेंगे। ये नुकसान बीजेपी का बहुत नहीं होगा। हाँ, एक नैरेटिव ज़रूर देश भर में सेट होगा और बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की राजनीति जरूर आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो होगा आरजेडी के तेजस्वी यादव का। क्योंकि आप सोचिए कि प्रशांत किशोर इतना वोकल हैं और चूंकि अगर वो बांकीपुर में जीतते हैं तो विपक्ष की जो सीट है, भले तेजस्वी यादव के पास 20 से ज़्यादा विधायक हों, 25 के करीब विधायक हों और बांकीपुर से इकलौते प्रशांत किशोर अगर विधायक हैं तो 2500 विधायक पर भारी पड़ेंगे और विपक्ष की कुर्सी पर लोगों की उम्मीदें प्रशांत किशोर की तरफ जगेंगी। अब चूंकि बिहार में 3 तरफा राजनीति आपको देखने को मिलेगी, एक बीजेपी की राजनीति, जेडीयू की राजनीति और दूसरी आरजेडी और प्रशांत किशोर की राजनीति। अब इसमें बिहार के लोग, और ये राजनीति में बहुत अच्छी चीज़ भी है, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति में 2 ही पार्टियां अगर होती हैं तो मोनोपोली आ जाती है राजनीति में भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर यहाँ से जीतते हैं तो आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे प्रशांत किशोर, न कि बीजेपी। और सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी का नहीं होगा, आरजेडी का ही नुकसान होगा, क्योंकि विपक्ष की कुर्सी अब आरजेडी के लिए खतरे में पड़ जाएगी। और अगली बार जब 2030 का चुनाव होगा तो प्रशांत किशोर का जो टारगेट है 2030 का चुनाव, मेन टारगेट, उसके लिए आरजेडी को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और ये बिहार के लिए भी सुखद संदेश है अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स या कई पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि भले बीजेपी वहाँ कमज़ोर दिखी, लेकिन उस वोट गैप को पाटने में प्रशांत किशोर अभी भी उतना कारगर नहीं हुए हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, ये लोग कह रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये ज़रूर है कि प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पे उनको कोई नहीं रोक सकता है। अगर दूसरे स्थान पे भी प्रशांत किशोर रहते हैं और आरजेडी तीसरे स्थान पे पहुंचती है तो भी एक खतरे की घंटी है और अभी से आरजेडी और तेजस्वी यादव दोनों को चेत जाना चाहिए। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर इस सीट से जीतते हैं तो बिहार की राजनीति 360 डिग्री पर घूमेगी। 360 डिग्री इसलिए क्योंकि एक अल्टरनेटिव अपोजिशन खड़ा हो जाएगा, वो होंगे प्रशांत किशोर। और आरजेडी को अब मेहनत करनी होगी। प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं और जीते तो प्रशांत किशोर अब पूरी बिहार की यात्रा फिर से शुरू कर देंगे। ये हम इंटरनली खबर बता रहे हैं और प्रशांत किशोर वो करके दिखाएंगे जो लोगों की, वहाँ के बांकीपुर की जनता की और बिहार की जनता की उम्मीदें थी जो 2025 में नहीं कर पाए। उन्होंने ये बात कही भी थी और इस बांकीपुर चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने ये बात कही कि आप एक बार विश्वास करके देखिए, पूरे बिहार की राजनीति हम चेंज कर देंगे। तो अब देखते हैं 3 अगस्त को कि 3 अगस्त के फैसले में, 3 अगस्त का जो मतगणना होती है उसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर या तो पहले पे रहेंगे या दूसरे पे रहेंगे। और सोचना होगा बिहार की राजनीति में आरजेडी अब कहाँ जाती है, क्योंकि आरजेडी के लिए सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पे पहुंचे हैं तो उसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक सबसे बड़ी भूमिका है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी की है, कमोबेश थोड़ा थोड़ा हर जाति, हर समुदाय से, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो छत्री हो, हर जातियों से जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, हर जातियों से थोड़ा थोड़ा लेके आए हैं। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ पत्रकारों का मानना है कि वो उतना भी नहीं लेके आ पाए हैं कि बीजेपी को क्रॉस कर जाए। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जीत हार का अंतर 5 से 10 हज़ार के बीच में हो। बीजेपी जो पहले 50,000 40,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जब नितिन नवीन हुआ करते थे जीतती थी, वो अंतर ये पाट देंगे प्रशांत किशोर। और इसके बाद से अगर ये पटा ये अंतर तो प्रशांत किशोर का भी मनोबल हाई होगा, पार्टी का भी मनोबल हाई होगा। वो दिखाने के लिए होंगे कि देखो अब विपक्ष की भूमिका के लिए हम तैयार हैं 2030 के चुनाव में, या इस बीच इन 3-4 सालों में, अगर इन 3-4 सालों के बीच में अगर कहीं भी उपचुनाव की ऐसी स्थिति होती है तो ये मान के चलिए कि प्रशांत किशोर वहाँ से चुनावी मैदान में होंगे। ये मान के चलिए ऐसी अगर स्थिति आती है तो ये सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी के लिए होगी, तेजस्वी यादव के लिए होगी। तेजस्वी यादव को अब सोचना होगा कि बिहार की राजनीति को उनको कैसे आगे बढ़ाना है। सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट बैंक के भरोसे नहीं रहना होगा।
आप देखिए कि एक एक करके पार्टी लोग छोड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जो बहुत भरोसेमंद थे, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। खुद उनकी बहन जो हैं वो आरोप लगातार लगा रही हैं कि रेखा गुप्ता को किस आधार पर आपने चुनावी मैदान में उतारा। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। अब चूंकि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति जीतने के बाद देश की राजनीति में भी आंशिक रूप से परिवर्तन होगा। एक संदेश जाएगा देश की राजनीति में कि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट हार गई बीजेपी। बाकी पूर्व अभी भी बीजेपी के लिए बिहार अस्थिर स्टेट है, यानी कि पूर्ण रूप से यहां बहुमत नहीं है। अभी भी डामाडोल पेंडुलम की स्थिति है। बीजेपी जेडीयू जहां हाथ छोड़ी बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये दो लोगों की परीक्षा थी, सम्राट चौधरी की भी और बीजेपी की भी। बीजेपी में नितिन नवीन की भी। 3 लोगों की ये परीक्षा थी और चौथी परीक्षा प्रशांत किशोर के लिए थी। 5वीं परीक्षा तेजस्वी यादव के लिए थी। अगर तेजस्वी यादव दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर खसके तो उनके लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि अगला जो चुनाव होगा वो चुनाव प्रशांत किशोर के लिए भी करो या मरो की स्थिति होगी। और प्रशांत किशोर नहीं चाहेंगे कि किसी भी कीमत में वो इस चुनाव को गंवाएं और दूसरे स्थान पर आते हैं तो फिर से एक यात्रा पर निकलेंगे। और ये यात्रा सबसे नुकसानदेह आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत। नमस्कार।